प्रिय मित्रों, क्या आप बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री फर्स्ट का पेपर देने जा रहे हैं 17 मार्च को? तो फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप देखना ना भूलें। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इससे पहले मैंने फिजिक्स फर्स्ट के पेपर का जो एक क्वेश्चन सेट प्रिपेयर करके आप तक पहुँचाया था, और जिन लोगों ने उस पेपर को ठीक से उस वीडियो को देखा था तो उनका 14 मार्च का फिजिक्स का पेपर काफ़ी अच्छा हुआ, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन सेट मैंने आपको सेंड किया था वीडियो के माध्यम से, वो यूँ कहीं उनमें से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं सोचता हूँ कि आप इस पेपर में केमिस्ट्री फर्स्ट जो कि आपके 17 मार्च को होने वाला है, तो इस 17 मार्च को जो आपका पेपर हो रहा है, आप इस पेपर को ठीक से करने के लिए इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। लाइक और शेयर करना आप न भूलें, क्योंकि इसके बाद आने वाले सभी पेपर्स को मैं इस तरीके से आपके लिए लेकर के आऊँगा अलग अलग वीडियो के माध्यम से। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो आपके पार्ट ए के अंदर ए की बात अपन करें तो पार्ट ए के अंदर आपके 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे, और वो किस प्रकार के होंगे ये देखिए आपके पार्ट ए। अब पार्ट ए में इसने प्रश्न कैसे पूछे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के आंसर आप दीजिए, और पहला प्रश्न क्या है, गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी अंत अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड के 2 एग्जाम्पल इसने पूछे हैं, ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन जो है, अच्छा इसके अंदर क्या है, 2 तरह के होते हैं, इंट्रा और इंटर, तो दोनों को आपको ठीक से स्टडी कर लेना है। फिर इसने IF7 अणु की ज्यामिति पूछी है, आकृति कैसी होती है, तो संकरण के बेस पे आप इसको कर सकते हो। तो ये प्रश्न आपके 1-1 नंबर के बिल्कुल इजी, आप आराम से कर पाएंगे। फिर चलते हैं अपन अगला क्वेश्चन, क्या होता है जब क्षार धातुओं को वायु में खुला छोड़ दिया जाए। आपको मालूम होगा क्षार धातुएं जो होती है वास्तव में क्या होती है, वो एस ब्लॉक यानी कि NS1 जो होता है ये इनका विन्यास होता है। तो ये क्या बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है, और इस वजह से आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे देखो ये दे रखा है ये वाला, है ना। तो इसलिए क्या है कि इनमें बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं, और इसलिए ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं होती है, और इनको किसी न किसी सोल्यूशन में रखना पड़ता है। जैसे आपको मालूम है कि सोडियम है, तो सोडियम को अपन किस में रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं, ये आपको पता ही है। तो ये खाली सिंपल सा, क्योंकि 1 नंबर का है तो आपको सिंपल जो है वो आपको लिखना है। इसने पूछा है कि क्या होता है, तो होता क्या, विस्फोट करता है ना, बस इतना सा करना है। फिर अगला कह रहा है निम्न क्षार धातु आयनों को उनकी विद्युत चालकता के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो ये पूरी क्षार धातु हैं और बढ़ते हुए क्रम में लिखना, केवल एक लाइन में इनका जो असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, तो आप तुरंत इससे देख के लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम और गैलियम की त्रिज्या लगभग समान होती है, फिर समझाइए क्यों। अब इसके ये चीज़ें समझाने के लिए आप क्या करोगे, आपको दोनों के आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका विन्यास बना लेना है, और उस विन्यास के बेस पे इसका आंसर आपको बताना है। फिर देखिए अगला, ये कह रहा है अगला कि समझाइए कि वर्ग 14 के तत्वों की संयोजकता 4 होती है, यानी है ना, वो कार्बन है, सिलिकॉन है, ये वाले परंतु वे M+4 प्रकार के आयनों का निर्माण नहीं करते। यानी इसमें वो दोनों, क्योंकि वो सामने वाले यानी कौन सा जो एलिमेंट है वो इनसे संयोग कर रहा है, जुड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको इसके अंदर बताना पड़ेगा, पता होना चाहिए कि वो किससे वो जुड़ रहा है। तो उसके बेस पे ये या तो बनाएगा वो प्लस का या फिर बनाएगा माइनस का, ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना होगा। तो इसके अंदर केवल वही बात लिखनी है और कुछ भी नहीं है। फिर सबसे ज़्यादा विद्युत धनी हैलोजन का नाम बताना है। तो जो देखो विद्युत धनी हैलोजन सभी के सभी जो है विद्युत ऋणी होते हैं, तो आपको उसमें एक एलिमेंट ऐसा है उस श्रेणी में जाना, आपको वहाँ से मिल जाएगा। ओलियम क्या है, ये सारे के सारे जो
सल्फ्यू यानी सल्फर के यौगिक है वो सारे ओलियम सीरीज में आते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं वो। अम्लों और क्षारों की आर्नियस परिभाषा दीजिए। सिंपल सी बात है, आर्नियस ने क्या कहा था, क्योंकि हमारे पास तीन ही आर्नियस है, लेविस अम्ल क्षार भी है और एक ब्रास्टेड लोरी अवधारणा है। इन तीन में से इसने आर्नियस पूछे तो आप कर सकते हैं। द्रव SO2 के स्वतः आयनन को समझाइए। तो ये ऑटो आयनाइजेशन की जो डेफिनेशन है वो आपको आनी चाहिए ताकि आप आराम से इसको कर पाओगे। अब चलते हैं अपन यूनिट बी, पार्ट जो है आपके बी है, पार्ट बी यानी कि खंड ब। इसके अंदर आपको मालूम है कि 2 क्वेश्चन होंगे, सेकेंड और थर्ड, दोनों में से आपको केवल एक करना है, ठीक है। तो पहला इसने देखो ये कुछ नहीं है, VBT थ्योरी के बेस पे आपको BF3 की अणु के बंध निर्माण की प्रकृति बतानी है। तो आपको इसका जो संकरण के बेस पे आप इसको बना सकते हो, कर सकते हो। फिर दूसरा इसी के अंदर पूछा है निम्न अणुओं की आकृति बनाइए। तो आपको ये ICl2 ClF3, अब जैसे ये है तो ये क्या है, इसकी आकृति T जैसी होती है, ध्यान देना T के आकार की होती है, टेट्राफ्लोरोक्लोरीन। फिर जिनोन ऑक्सोफ्लोराइड, ठीक है, और ये अमोनिया। बस इन सभी के लिए, क्योंकि ये 2 नंबर का है तो आधा प्लस आधा प्लस आधा प्लस हो जाएगा। सिंपल इनकी अणु की आकृति बनानी है, खाली कैसे आकृति होती है। ये आपको कहाँ मिलेगा, जो संकरण वाला टॉपिक है उसके अंदर मिलेगा। जालक ऊर्जा को समझाइए। NaCl अणु के लिए बोर्न हेबर चक्र और इसकी उपयोगिता। ये टॉपिक सामान्यतया 11वीं की बुक में आपको मिल जाएगा। अगर आप फर्स्ट ईयर में वैसे मिल जाएगा, लेकिन 11वीं में आपने जो एंथैल्पी वाला चैप्टर पढ़ा है उसके अंदर ये दे रखा है और ये 4 चक्रों में NaCl के एग्जाम्पल से ही उसको समझा रखा है, तो आप इसको आराम से कर सकते हो। फिर सेकेंड यूनिट की बात करें। अब इसके अंदर देखिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन केवल 2 में से एक ही करना है, तो एक क्वेश्चन अच्छा आना चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं के संदर्भ में क्षारीय और क्षारीय मृदा धातुओं के समान रसायन की विवेचना करनी है। देखिए ये क्या है, पूरा का पूरा प्रश्न कौन सा पूछा है, ये S ब्लॉक का प्रश्न है। S ब्लॉक में आपको मालूम है NS1 क्षारीय धातु है, यानी कि ये NS1 और क्षार मृदा धातु कौन सी है, NS2। NS1 1 इलेक्ट्रॉन वाला, ये 2 वाला, तो इनके आप सारे ये जो गुण हैं आप इजी वे में बता सकते हो। मेरे हिसाब से कोई मुश्किल काम नहीं है। इसी का 5वां क्वेश्चन जो पूछा है, 5वें के अंदर निम्न अणु के संकरण संरचना बंध कोणों की योजना कीजिए। अगर आपने संकरण ठीक से पढ़ा है तो आप ये कर लें, और मेरे हिसाब से इसके जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन था S ब्लॉक वाला, वो ज़्यादा अच्छा है, आप उसको इजी वे में कर सकते हो। इसमें संरचना में मिस्टेक भी हो जाए तो कई एक आध नंबर कम हो जाए, तो आपके लिए वो वाला। फिर भी आपको ये 2 क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाने इस यूनिट से, क्योंकि आपको केवल एक करना है। तो ये सेम क्वेश्चन या तो ये आ जाएगा या पहले वाला आ जाएगा, दोनों में से एक तो आपके इस यूनिट में बन ही जाएगा, तो आपको करना ही आराम से। तो मेरे हिसाब से इन दोनों को 2 क्वेश्चन को कर लोगे तो 2 में से आप 1 का बन जाएगा और ये आपके 5 नंबर पक्के। अब चलते हैं अपन थर्ड यूनिट के अंदर। थर्ड यूनिट के अंदर देखो बहुत अच्छा दे रखा है, बोरोजिन की संरचना व बंध की प्रकृति। पहले में जो राइट शॉर्ट नोट्स के अंदर कह रहा है, ये टॉपिक यूं का यूं आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा है। पूरी बुक जो है ना, ये चैप्टर है पूरे 11th क्लास की बुक के केमिस्ट्री की, आप वहाँ आप जाके देख सकते हो। ये बोरोजिन 11th क्लास में भी मैं बताया करता था, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको करके जाए। डाइबोरेन की संरचना और बंध की प्रकृति, ये इसके अंदर आपको दोनों ही ठीक से कर लेने हैं। फिर इसके अंदर 7वां प्रश्न दिया है। देखिए लगभग क्वेश्चन जो बनते हैं सब वही बनते हैं। पहला कह रहा है शॉर्ट नोट्स में इनर्ट पेयर इफेक्ट, यानी कि अक्रिय प्रभाव, फ्लोरीन, नाइट्रोजन विकरण और उर्वरक। तो आराम से ये जो है 1 and 1/4 मार्क्स के हैं, आराम से आप कर सकते हो। चौथी यूनिट के अंदर इसने पूछा है बहुरूपता क्या है, और S for N for की बनाने की विधियां, संरचना और बंधन की प्रकृति। पूरा क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन को ठीक से करके चले जाना, आपके ये क्वेश्चन बिल्कुल 17 मार्च को बिल्कुल छप गया मान के चलो आप। फिर दूसरा क्वेश्चन है, अगर आपको लगे कि ये टफ लग रहा तो आप दूसरा क्वेश्चन देखें रीजनिंग वाला, और रीजनिंग में इसने कितने कुल 4 क्वेश्चन पूछे हैं, ये है ना,
ये 4 क्वेश्चन और चारों में ऑक्सीकरण अवस्था और सब कुछ जो भी, जबकि अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, बरसों से अपन पढ़ रहे हैं, H2O द्रव होता है जबकि H2S गैस। H2O द्रव क्यों होता है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और ये गैस होती है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, सीधी सी बात। ऐसे आप ये BCl3 और BBr3 में इनमें दुर्बल अम्ल और क्षार की बात करनी है। फिर 5 यूनिट के अंदर देखिए आप शॉर्ट नोट्स की बात कर रहा, तो ये कॉन्जुगेट एसिड और बेस पेयर की बात कर रहा है, मेरे हिसाब से आप इसमें कर सकते हैं। फिर इसी का सेकंड पार्ट अम्लों और क्षारों का लुईस सिद्धांत, तो मैं भी पीछे बात कर रहा था। ले देखिए वही क्वेश्चन, अभी जैसे 11वां क्वेश्चन है, अगर ये अच्छा नहीं हो तो 11वें क्वेश्चन में समायन प्रभाव और विषमायन प्रभाव को आज तक इसने कभी नहीं छोड़ा है। अम्लों और क्षारों का विलयक तंत्र सिद्धांत, ये बस प्रश्न, इससे बाहर अगर आप और कुछ भी नहीं कर पाए अभी तक, तो आप ये जो क्वेश्चन है आप जरूर कर लें, इससे आप आराम से काफ़ी कुछ करके आ जाएंगे। पार्ट सी की बात करें तो पार्ट सी में आपको मालूम है कि 2 क्वेश्चन ही करने हैं। इसके अंदर पहला 12वां क्वेश्चन दे रखा है LCAO, ये लीनियर कॉम्बिनेशन वाला, सही वाला, ऐसे बनाते हैं ना, ये वाली संरचना, ये वाली है ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं बॉन्डिंग, और यहाँ आपके बॉन्डिंग, यहाँ एंटी बॉन्डिंग चलते हैं। तो ये संरचना पूछिए। ऑक्सीजन अणु अनुचुंबकीय होता है, क्यों होता है? क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। वान डर वाल्स बल क्या होता है? बिल्कुल शॉर्ट में लिखना आपको, तो ये सब पढ़ रखे आप आराम से इसको कर सकते हो। फिर अगला इसने सेमीकंडक्टर बात की है, तो बहुत इजी बात आप कर लेंगे। 13वें के अंदर देखिए 11वीं क्लास का प्रश्न लिया, बेरिलियम और एल्यूमिनियम में विकर्ण संबंध, हर साल अपन कर रही है। फिर ये सोडियम पोटेशियम, देखो जैविक तंत्र में योगदान, ये इनका उपयोग पूछते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको कभी नहीं छोड़ना है, ये बहुत इजी काम भी है। फिर 14वां क्वेश्चन का कह रहा है फास्फोरस के ऑक्सोमोल पूछे और उच्च बोरॉन बनाने की विधियाँ, ये इसके अंदर मेन प्रश्न है। प्रश्न तो आपको केवल 2 ही करने हैं। फिर बात करें 16वां प्रश्न, समूह 16 के तत्वों के सामान्य भौतिक और रासायनिक गुण की विवेचना कीजिए। और अगला लास्ट का प्रश्न क्या है? अम्लीय विलायकों में होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं को दर्शाइए। और इसी में लास्ट में विलायकों का वर्गीकरण कीजिए। तो आप भले ही तो ये विलायक वाला टॉपिक कंप्लीट कर लें और भले ही आप समूह 16 को कंप्लीट कर लें, सामान्य भौतिक रासायनिक गुण, तो आप आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हो। इस पेपर को आपको ज़रूर ठीक से देख लेना है, ताकि आप जो आपके 17 मार्च का जो पेपर है आप आराम से अच्छा कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, आप शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्यों? क्योंकि अगर इनको ठीक से देखोगे तो 17 मार्च का पेपर आपका बढ़िया होगा, और आपको इसके बाद आने वाले सब पेपर भी ऐसे ही मिल जाएंगे। ये केवल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो पेपर है वो आपके मेन है, और इसको आपको ठीक से कर लेना है। ये आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है। थैंक्स।